तो आज हम लोग कुछ कॉमन फंक्शंस के डेरिवेटिव पता करेंगे, मतलब उन कॉमन फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो सीरीज है ये है फॉर फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के फील्ड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जिस तरह के मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत होती है, तो इस सीरीज में हम उस पर बात करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट टूल होता है डिफरेंशिएशन, जो कि फिजिक्स के लगभग हर फील्ड में जिसका यूज होता है। तो उसी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। यहाँ पर हम कुछ कॉमन फंक्शंस के, जैसे कि वो फंक्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन कॉमन फंक्शंस के डेरिवेटिव जो कि आपको इस लिस्ट में दिख रहा है, इन डेरिवेटिव्स का यूज हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखें, पिछले वीडियो में जहां पर हमने डेरिवेटिव्स के फंडामेंटल्स पे बात किया था, वहां पर हमने देखा था कि अगर y x का फंक्शन हो, मतलब y x डिपेंडेंट हो, मे बी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, ऐसा हो सकता है कि y x का स्क्वायर हो, ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ये भी एक फंक्शन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का ये फंक्शन हो सकता है। तो वही फंक्शन जो है यहां पर रिप्रेजेंटेड है, x डिपेंडेंट है y, सो x चेंज करने से y भी चेंज करता है। यहां पर अगर y का रेट ऑफ चेंज देखें, किसी भी जगह पे रेट ऑफ चेंज है, जैसे कि अगर मान ले इस जगह की हम बात करें, सो इस जगह पे y किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब x में थोड़ा बहुत अगर हम चेंज करें तो y में कितना चेंज हो रहा है, ये होता है y का रेट ऑफ चेंज। तो यहां पर ये जो डिस्टेंसेस है, ये डिस्टेंसेस अगर हम बहुत कम कंसीडर करते हैं, बहुत ही छोटा हम कंसीडर करते हैं, तो उस समय दो पॉइंट्स जो है, ये दो पॉइंट्स बहुत क्लोज होता है, तो वो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट में y का रेट ऑफ चेंज ये बता पाता है। तो यहां हमने ये भी देखा था कि अगर मान ले इस पॉइंट में हम y के रेट ऑफ चेंज को पता कर रहे हैं, तो दैट रेट ऑफ चेंज विल बी इक्वल टू, अगर हम इस पॉइंट पे इस ग्राफ पे इस पॉइंट से होते हुए एक अगर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट में y का रेट ऑफ चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर टैंजेंट हम इस तरह से भी देख सकते हैं। यहां पर अगर हम ये एंगल पता कर ले, लेट अस से दैट एंगल इज थीटा, तो फिर ये स्लोप जो होगा ये होगा टैंजेंट ऑफ थीटा। ये टैंजेंट ऑफ थीटा हमें स्लोप बताएगा, और यही होगा y का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x। इसे आप एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इस लाइन का जो टैंजेंट होगा या फिर स्लोप होगा, दैट इज इक्वल टू, आप कोई भी एक दूसरा पॉइंट इस लाइन में कंसीडर कर ले, कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर ले, फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, वो दो जिस जगह पे मीट कर रहा है, तो ये एक ट्रायंगल क्रिएट करता है। यहां पर ये हो गया चेंज इन y, और ये हो गया चेंज इन x, ये हो गया चेंज इन x, और ये हो गया चेंज इन y। तो यहां पर ये जो स्लोप होगा ये होगा चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो ये होगा y का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, और पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था, कॉमन फंक्शन हमने ड्रॉ किया था कुछ इस तरह का। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड है। अगर आप देखें x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू इस जगह पे देखें 1 है, x का वैल्यू जब 2 है तो उस समय y का वैल्यू जो है ये 4 है। तो ये इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डिफरेंशिएशन का बेसिक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन से हमने इसका पता किया था रेट ऑफ चेंज। सो y का रेट ऑफ चेंज, जिसे कि हम dy dx भी लिख सकते हैं, या dy ओवर dx भी आप कह सकते हैं, तो ये इसका रेट ऑफ चेंज बता रहा है। जहां हम लिख रहे थे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, वहां पर अगर ये डेल्टा x बहुत छोटा हुआ, टेंड्स टू जीरो हुआ, इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। मतलब यहां पर अगर हम दो पॉइंट्स बहुत क्लोज कंसीडर करें, तो यहां पर ये जो डेल्टा x होगा, दैट डेल्टा x विल
टेंड टू जीरो, ये जीरो के करीब होगा, बहुत छोटा होगा, तो ये डेल्टा वाई भी बहुत छोटा होगा। तो एग्जैक्टली इस जगह पे उसका रेट ऑफ चेंज, वाई का रेट ऑफ चेंज हम पता करते हैं। तो ये जो है अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हुआ तो फिर इसी को डी वाई ओवर डी एक्स लिखा जाता है। यहाँ डेल्टा के जगह डी, दोनों ही जगह डेल्टा के जगह डी, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डी वाई भी बहुत छोटा है और ये डी एक्स भी बहुत बहुत छोटा है, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है। सो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से ये डिराइव किया था, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने ये देखा था कि y अगर x स्क्वायर्ड हुआ तो फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर्ड, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, सो दैट इज इक्वल टू 2x। हमने इसे डिराइव किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से। इसका मतलब यही होगा कि x का वैल्यू जब 1 होगा एट x इज इक्वल टू 1, उस जगह पे dy dx मतलब रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट विल बी इक्वल टू x का वैल्यू जब 1 होगा तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो इस जगह पे जब x का वैल्यू 1 है, इस जगह पे y का जो रेट ऑफ चेंज है, y किस तेजी से चेंज कर रहा है या किस रेट से चेंज कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 2। उसी तरह से अगर हम देखें x इज इक्वल टू 2, उस जगह पे dy dx जो होगा, दैट dy dx विल बी 2, x का वैल्यू 2, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। सो इस जगह पे जो y का रेट ऑफ चेंज है, दैट रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 4। तो इसका जो मतलब है, ये dy dx का वैल्यू 2x, इसका जो मतलब है, ये मतलब यही है कि अलग अलग जगह पे y का रेट ऑफ चेंज अलग अलग होगा और वो रेट ऑफ चेंज भी x डिपेंडेंट होगा। x का वैल्यू 1 हुआ तो रेट ऑफ चेंज होगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 हुआ तो फिर रेट ऑफ चेंज होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 3 हुआ तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x ये होगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो ये x डिपेंडेंट है, रेट ऑफ चेंज भी x डिपेंडेंट है। तो ये सब तो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से पता किया था, थोड़ा वो लंबा प्रोसेस है। क्या अलग अलग फंक्शंस अगर हो, y इज इक्वल टू एक्स का अलग अलग अगर फंक्शंस हो, तो क्या उस समय हमें सारे जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन जो करना होगा, वो जो डेरिवेटिव होगा, क्या वो डेरिवेटिव हम सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल से ही पता करते हैं हमेशा? फिर तो वो लंबा पड़ जाएगा। उसके लिए एक लिस्ट है यहाँ पर, देखें ये कॉमन फंक्शंस है, इन कॉमन फंक्शंस को हम याद कर लेते हैं और फिर इसका जहां जहां यूज होता है वहां वहां हम इसे यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए बहुत सारे कॉमन फंक्शंस है, इनको अब इनका यूज हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर कहा गया डी डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है, ये रेट ऑफ चेंज जो होता है वो 0 के बराबर है। मतलब ये बनता है, लेट अस से कि ये वर्टिकल एक्सिस y है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये x है। हम पता कर रहे हैं dy dx। यहां पर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब y इज अ कांस्टेंट, इस केस में y इज अ कांस्टेंट। सो y का वैल्यू अगर कांस्टेंट होगा तो हमें यहां पर अगर उसे हम प्लॉट करेंगे, लेट अस से y का वैल्यू अगर 2 हुआ, कांस्टेंट 2, तो यहां पर ये 1, ये 2, y का वैल्यू ये 2, तो फिर हमें अगर इसे प्लॉट करना होगा y इज इक्वल टू 2, तो हम यहां पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहां पर आप देखिए, अगर हमें y का रेट ऑफ चेंज पता करना होगा या y का रेट ऑफ चेंज आपसे पूछा जाए y किस रेट से चेंज हो रहा है, तो y तो चेंज ही नहीं हो रहा, y तो कांस्टेंट है। तो जब y कांस्टेंट है, इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि y में चेंज ही नहीं हो रहा, तो x के रिस्पेक्ट में अगर हमें रेट ऑफ चेंज पता करना हो तो दैट रेट ऑफ चेंज विल बी 0 बिकॉज y चेंज ही नहीं हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पता कर रहे हैं डी डी एक्स ऑफ लेट अस से 5, डी डी एक्स ऑफ 5, यहाँ ये 3 4 5, लेट अस से ये 5, तो फिर ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू 0, इसका कोई रेट ऑफ चेंज नहीं होगा। तो यहां से अगर मान ले कि आपसे कहा गया कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी का न्यूमेरिक वैल्यू 5 के बराबर है, अगर मेजरमेंट SI में हो रहा है तो ऑब्वियसली यही 5 जो है दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 5, दैट मीन 5 मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन हमें पता करना है,
हमें पता है कि एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है वही एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी अगर चेंज ही ना करे दैट मीन एक्सीलरेशन वहां पर है ही नहीं। अगर जैसे कि पिछले केस में हमने देखा था, यहां पर अगर v और t इस ग्राफ में अगर हम इसे प्लॉट करें, लेट अस से दिस पॉइंट इंडिकेट्स 5, तो फिर इस पार्टिकल का वेलोसिटी के लिए ग्राफ जो बनेगा कुछ ऐसा होगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू 5। तो यहां से कॉमन सेंस से हम ये कह सकते हैं कि इसका एक्सीलरेशन 0 होगा। अगर हम यहां पर एक्सीलरेशन मैथमेटिकल वे में पता करें, सो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv dt, दैट मीन वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। और यहां पर v चूंकि 5 है, सो d dt ऑफ 5, d dt ऑफ अ कांस्टेंट टर्म, यहां पर कांस्टेंट टर्म ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, और हमने देखा था दैट इज इक्वल टू 0। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सीलरेशन इस केस में 0 होगा। अब अगला जो फॉर्मूला है या अगला जो फंक्शन के लिए डेरिवेटिव है वो एक बार देख लेते हैं। अगर मान ले x एक वेरिएबल है और फंक्शन जो है y इज इक्वल टू cx, तो फिर इस y का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू x अगर हमें पता करना है, यहां पर मैं बता दूं दिस c इज अ कांस्टेंट, दिस c इज अ कांस्टेंट, तो फिर इस केस में इसका जो डेरिवेटिव होता है दैट डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू दैट वेरी कांस्टेंट, मतलब d dx ऑफ लेट अस से 3x, सो d dx ऑफ 3x, y का वैल्यू अगर 3x हुआ, सो d dx ऑफ 3x इज इक्वल टू 3। यहां पर अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं कुछ इस तरह का, और ये x है और ये y एक्सिस है, और मैं इस तरह से ये ड्रॉ करता हूं y इज इक्वल टू 2x को मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, दिस इंडिकेट्स y इज इक्वल टू 2x। तो इसका मतलब ये होगा कि x का वैल्यू जब 1 है तो y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू जो है ये 4 है, x का वैल्यू जब 3 है उस समय y का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 6। तो यहां पर आप देखिए अगर y का रेट ऑफ चेंज हमें पता करना होगा तो रेट ऑफ चेंज का जो बेसिक डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम ये कहेंगे कि इतना सा x में चेंज हुआ, मतलब डेल्टा x, उसके लिए y में चेंज जो हुआ वो इतना सा हुआ, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा y। तो यहां से हम कह सकते हैं जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का, उससे हम ये कह सकते हैं कि y का रेट ऑफ चेंज जो होगा विद रेस्पेक्ट टू x दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर देखिए डेल्टा y कितना होना चाहिए, डेल्टा y इज 2, 4 से लेके 6, 2, बिकॉज y इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू यहां पर 2 है, इस जगह पे 2 है तो y का वैल्यू 4 है, यहां पर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 6 है। सो डेल्टा y इज इक्वल टू 4 और 6 का डिफरेंस दैट इज 2 डिवाइडेड बाय यहां पर डेल्टा x जो है 2 से लेकर 3, सो डेल्टा x इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं, और इसी को अगर हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में देखें तो d dx ऑफ ये जो है y, d dx ऑफ y, चलिए मैं y ही लिख देता हूं यहां पर, सो d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ y का वैल्यू क्या है 2x, और d dx ऑफ 2x इस स्ट्रक्चर में देखें तो इस स्ट्रक्चर से हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2, सो वही 2 हमें यहां पर दिख रहा है, इसे हम इस तरह से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम, फिजिक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2t, इसका एक्सेलरेशन हमें पता करना होगा। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv dt, acceleration is equal to dv dt, and that is equal to d dt of 2t। यहां पर देखिए t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहां पर भी t है, सो दैट विल बी इक्वल टू, ये इसी स्ट्रक्चर में मिल रहा हमें, d dx of cx, c is a constant, d dx of cx is equal to c, इसी फॉर्मेट में हमें मिल रहा, x के जगह पे सिर्फ t है, तो यहां पर दैट विल बी इक्वल टू 2। तो एक्सेलरेशन इस केस में होगा 2 यूनिट का, अगर सारे मेजरमेंट SI में हो रहा है तो हम कहेंगे ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो है v इज इक्वल टू 2t, फिजिक्स के सेंस में ये गलत लगता है हमें, क्योंकि v का यूनिट जो है ये मीटर पर सेकंड होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है एसआई में अगर बात करें तो। सो डायमेंशनली ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये जो है वेलोसिटी और 2t इन दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। मतलब वेलोसिटी का न्यूमेरिक वैल्यू 2t के न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर है, यूनिट दोनों का बराबर नहीं होगा ऑब्वियसली। सो इसका कहने का ये मतलब होता है। अब इसी चीज को अगर हम फिजिक्स के सेंस में देखें तो अगर कहा जाए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मेजरमेंट अगर एसआई में हो रहा है, अगर मेजरमेंट एसआई में हो रहा तो हम यहां पर कहते हैं कि ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड के। और अगर ये ना लिखा हुआ है कि मेजरमेंट एसआई में हो रहा है तो फिर हम कहते हैं एक्सीलरेशन जो है 2 यूनिट का है, 2 यूनिट का है। यूनिट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस यूनिट में मेजरमेंट हो रहा है। ये जो मेजरमेंट हुआ था, ये मेजरमेंट किस यूनिट में हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ यूनिट लगा देते हैं, अगर स्पेसिफिकली कुछ ना कहा जाए कि मेजरमेंट किस में हो रहा है। अब इसी चीज को अगर हम फिजिक्स के सेंस में देखें तो v इज इक्वल टू 2t। अगर इस सेंस में हम देखें फिजिक्स के सेंस में, हमें पता है जो फॉर्मूला होता है, फंडामेंटल फॉर्मूला हमने स्टैंडर्ड 9th में देखा था, जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब हम टाइम को जीरो कंसीडर करते हैं या जहां से मोशन की शुरुआत हो रही है वहां पर इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी है, जिसे कि इनिशियल वेलोसिटी कहा जाता है, प्लस एक्सीलरेशन इनटू कितना समय पार हुआ जहां से मोशन की शुरुआत हुई, या हमने जहां से मोशन की शुरुआत कंसीडर किया है, तो जितना समय पार किया, ये बेसिक डेफिनेशन है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो यहां से हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू टी। ये 0 इंडिकेट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, सो ये कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, और ये 2 जो है, ये 2 इंडिकेट कर रहा है एक्सीलरेशन को, सो ये कह रहा है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2 यूनिट का है। तो यहां से भी हमने पता किया कि एक्सीलरेशन 2 यूनिट का है, डिफरेंशिएट करके, और यहां से फिजिक्स का बेसिक फॉर्मूला यूज करते हुए भी हम यहां पर देख पा रहे हैं कि एक्सीलरेशन 2 यूनिट का है। तो भाई अगर फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूला से ही हम इसे पता कर सकते हैं अगर, तो फिर हमें डिफरेंशिएशन को सीखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम का जो फंक्शन है, ये इतना सिंपल होगा हमेशा, इसका कोई मतलब नहीं है। मे बी कहा जाए v इज इक्वल टू 3t टू द पावर 4, तो यहां पर हम फिजिक्स का जो भी बेसिक फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो फॉर्मूला हम जानते ही नहीं है, सो यहां पर इसे अप्लाई नहीं किया जा सकता है। सो इसी के कारण हमें डिफरेंशिएशन को यूज करना पड़ता है। जैसे कि इसी वाले फॉर्मूला में देखें, जो x का अगर कोई पावर है तो फिर उसका डेरिवेटिव जो है, वो डेरिवेटिव हम किस तरह से पता करते हैं। तो यहां पर आप स्ट्रक्चर को एक बार देख ले, ध्यान से देख ले, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और ध्यान से देख ले यहां पर। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, ताकि ये क्लियर हो जाए। सो ये कह रहा है डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अगर रहे, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, मतलब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो उसके लिए dy dx, सो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, यहां पर ये बराबर हो जाएगा, आप गौर से स्ट्रक्चर को देखें, n पहले आ गया, n मल्टीप्लाइड विथ x टू द पावर n माइनस 1, सो ये जो 3 है, इस 3 को हम पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइड विथ x टू द पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, सो दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहां पर x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। सिमिलरली अगर मान ले कहा जाए डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर x to the power 5, let us say, that is equal to d dx of x to the power 5, that will be equal to 5 को पहले लिखेंगे हम multiplied with x to the power 5 minus 1, that is equal to 4। अब आप ये कहिए कि ये किसके बराबर होगा, d dx of 1 divided by x। सो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, x to the power minus 1। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, आप कैलकुलेट कीजिए। सो दैट विल बी इक्वल टू
ये -1 को बाहर ले आए और x टू द पावर -1, सो दैट विल बी इक्वल टू -2। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस या नेगेटिव ऑफ 1 divided by x to the power 2 because this x to the power -2 is equal to 1 over x squared और ये -1 से मल्टीप्लाइड है, इसीलिए यहां पर एक माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है यहां पर। अगर ये कहा जाए कि d dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, तो फिर आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ x को हम कहेंगे x टू द पावर हाफ। तो फिर इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यही हाफ हमें बाहर ले आना होगा और मल्टीप्लाइड विथ x टू द पावर हाफ -1। सो हाफ -1 हो जाता है नेगेटिव हाफ। हाफ -1 इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ। सो वही चीज हमने यहां पर लिखा। अब इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि x टू द पावर हाफ तो स्क्वायर रूट ऑफ x होगा और यहां पर नेगेटिव साइन रहे तो ये इंडिकेट करेगा कि 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट ऑफ x होगा। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x जो कि इस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और यहां पर एक हाफ है, सो उसी हाफ के लिए यहां पर 2। सो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का मतलब कुछ इस तरह का होता है। इसे हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मान लें कि कहा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय s इज इक्वल टू टी स्क्वायर्ड, तो फिर हमें इसका वेलोसिटी पता करना एट टाइम इज इक्वल टू 3। अगर SI में मेजरमेंट हो रहा तो ये 3 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा और ये s जो है मीटर में मेजर्ड होगा। तो फिर यहां पर हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dsdt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ऐसे केस में हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू d dt ऑफ t स्क्वायर्ड। और हमने जैसा फॉर्मूला देखा है, देखिए t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम और वही t यहां पर है। तो ऐसे केस में हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू ये 2 बाहर आ जाएगा इनटू t टू द पावर 2 - 1, दैट इज इक्वल टू t टू द पावर 1 एंड दैट इज t। सो ये बराबर हो जाएगा 2t के। सो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यहां पर वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के साथ। 2t इस रेट से वो चेंज कर रहा है, इसीलिए हमसे पूछा गया कि वेलोसिटी एट टाइम t is equal to 3. So at time t is equal to 3, इस समय velocity is equal to 2 into t is equal to 2 into t का वैल्यू 3 है। 3 सेकंड के समय में अगर SI में मेजरमेंट हो रहा तो 3 सेकंड के समय में that will be equal to 2 into 3 and 2 into 3 is equal to 6। कुछ कहा नहीं गया कि SI में मेजर्ड है या किस में मेजर्ड है, तो हम यहां पर यूनिट लिख देंगे। अगर ये मेजरमेंट SI में हो रहा था तो फिर ये 6 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी होगा एट टाइम t इज इक्वल टू 3। अगर हम फिजिक्स के फंडामेंटल फॉर्मूला को यूज करें तो क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी एज टाइम इज इक्वल टू 3? लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं कि फिजिक्स का बेसिक फॉर्मूला यूज करते हुए क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 6 यूनिट का होगा। चलिए मैं यहां पर लिख दूं कि 6 यूनिट हमारा आंसर आया है। यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें, हमें डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का जो रिलेशन पता है, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड, ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड, ये बेसिक फॉर्मूला है। और गिवन जो है ये जो फॉर्मूला है ये फंडामेंटल फॉर्मूला है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। वैसे यहां पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रहा है। सो यहां पर अगर आप देखें इस गिवन इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं, सो हम कहेंगे ये होगा 0 into t प्लस
क्योंकि यहाँ पर टी का कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसमें टी है, बल्कि एक टर्म है टी स्क्वायर्ड है। तो इसे इंक्लूड करने के लिए 0 इंटू टी लिखा गया है। अब टी स्क्वायर्ड है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर्ड, हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर्ड। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस मोशन का इनिशियल वेलोसिटी, यहां से हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 2। अगर एसआई में मेजरमेंट हो रहा तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। यहां से हम t इज इक्वल टू 3 इस समय क्या हम वेलोसिटी इसका पता कर सकते हैं? हमें फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। तो फिर देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और एक्सीलरेशन हमने यहां से पता किया a इज इक्वल टू 2, सो 2 इंटू किस समय, टाइम इज इक्वल टू 3, सो टाइम इज इक्वल टू 3। यहां से आप कैलकुलेट करें तो 6 यूनिट का निकल के आया वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 3। सो फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करके भी हम इसे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन देखिए डिफरेंशिएट हम अगर करते हैं तो कितनी आसानी से हम उसे पता कर सकते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ये बेसिक फार्मूला काम नहीं करेगा, वहां पर डिफरेंशिएशन ही आपका मदद करेगा। जैसे कि यहां पर अगर टी क्यूब होता है, एस इज इक्वल टू टी क्यूब, उस समय हम किसी भी तरह से ये फंडामेंटल फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा इसे बदल ही देते हैं। सो लेट अस से कहा गया है कि एस इज इक्वल टू 3 इंटू टी टू द पावर 4। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ इस तरह से इंटर रिलेटेड है, तो हमें t इज इक्वल टू 3 इस समय हमें ये पता करना होगा कि उसका वेलोसिटी कितना है। तो इसके लिए हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds dt एंड दैट इज इक्वल टू d dt ऑफ 3t टू द पावर 4, 3t टू द पावर 4। और इसे जब हम वैसे आपको ये चीज़ अभी तक हमने इसे प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन एक थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड हो उसके साथ अगर एक x रहे, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड विद x, तो उस समय कांस्टेंट को हम इंटैक्ट रखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे इस तरह से कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड रहे, फिर अगर कोई फंक्शन रहे तो फिर हमें कांस्टेंट को इंटैक्ट रखना पड़ता है। उसके बाद ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना होता है। अब आगे के जो कुछ रूल्स होंगे, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को सीखने के बाद उन्हें जब फॉलो करेंगे तो आप इस चीज़ को सीख जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ऐसे ही मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो किसी फंक्शन के साथ, जैसे टाइम के इस फंक्शन के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, तो ऐसे केस में हमें 3 को इंटैक्ट रखना होता है। जैसे कि हमने देखा था कि डी डी एक्स ऑफ सी एक्स, सी कांस्टेंट था और इस c को हम इंटैक्ट रखे थे, और यहाँ पर x को हमने डिफरेंशिएट किया था। c को इंटैक्ट रखने के बाद हमने x को डिफरेंशिएट किया था, और x को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, दैट मीन डी एक्स ओवर डी एक्स, ये 1 के बराबर ही होगा। x के साथ किस रेट से चेंज कर रहा है, x जितना बढ़ेगा x उतना ही बढ़ेगा। तो x अगर 1 यूनिट का बढ़ेगा तो x 1 यूनिट का बढ़ा, सो x अगर 1 यूनिट का बढ़ा तो ये x भी 1 यूनिट ही बढ़ेगा, दोनों तो बराबर चीज है। सो dx ओवर dx इज इक्वल टू 1, तो वही 1 यहाँ पर मल्टीप्लाइड हुआ, ये c के बराबर हुआ। हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, ddx ऑफ cx इज इक्वल टू c। तो यहां पर हम करते क्या है कि कांस्टेंट को हम इंटैक्ट रख देते हैं, उसके बाद जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर भी हम वही चीज करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड विथ, थोड़ा सा मैं यहां से इरेज कर दूं इसे, 3 मल्टीप्लाइड विथ, अब अगर डिफरेंशिएट हम करेंगे t टू द पावर 4 को, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 4 को ले आना होगा बाहर, मल्टीप्लाइड विथ t टू द पावर 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3। So 3 into 4 is equal to 12t to the power 3. So at, हमसे कहा गया at time is equal to 3, at t is equal to 3, उस समय velocity इतना यूनिट का है, so उस समय velocity is equal to 12 into t का वैल्यू तो 3 है, 3 to the power 3, मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, इतना यूनिट का होगा। 12 into 27, आप इसे कैलकुलेट कर ले, 12, चलिए मैं कर ही देता हूं, 27, 12, यहां पर लिख दूं 12 इंटू 27, इतना
यूनिट का होगा, SI में हुआ तो मीटर पर सेकेंड। सो 27 12 ये हो गया 54 27 4 2 3, सो 324 इतना यूनिट का होगा, इतना यूनिट वेलोसिटी होगा उस समय t इज इक्वल टू 3 में। वेल अब यहाँ पर एक फंक्शन देखें, यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉगरिदम ऑफ x, नेचुरल लॉगरिदम ऑफ a। लेट अस से नेचुरल लॉगरिदम ऑफ a, इसका मतलब होता है लॉग के क्लास में हमने देखा था लॉग एग्जैक्टली है क्या। सो लॉग ऑफ a टू द बेस e, ये होता है नेचुरल लॉगरिदम। सो लेट अस से कि इसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्या है। डी डी एक्स ऑफ, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एक ए का मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। सो यहाँ पर लेट्स से दैट इज इक्वल टू 2, ए का वैल्यू 2 है, 2 टू द पावर एक्स। यहाँ पर ध्यान दें कि पावर में वो रहेगा जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पावर में वो है जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फिर फॉर्मूला आप देखें, ये बराबर हो जाएगा, इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ये बराबर होगा 2 टू द पावर x इंटू नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 2। आप लिस्ट में देख लें नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 2 का वैल्यू, इंटरनेट में आप देख लें नेचुरल लॉगरिदम ऑफ 2 का वैल्यू, या कैलकुलेटर में ही देख लें इसका वैल्यू कितना होता है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने से ये वैल्यू निकल के आता है। उसी तरह से डी डी एक्स ऑफ लेट अस से 5 to the x, that will be equal to 5 to the power x into natural logarithm of 5। सो ऐसा नॉर्मली हमें कोई मोशन दिखता नहीं है फिजिक्स में, इसीलिए मैं कोई फिजिकल प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो फंक्शंस है, इन पे आने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर मैं a को e से सब्सटीट्यूट करूं, e इज ऑयलर्स नंबर, यहाँ पर ये बेस में जो e है e इज ऑयलर्स नंबर, e इज ऑयलर्स नंबर, इसका वैल्यू नियरली होता है 2.7183 एंड सो ऑन, ये एक इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं ये कहूं डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ये जो ई है बहुत यूज होता है इसका। सो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, अगर इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, ए की जगह ई है, और नेचुरल लॉगरिदम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल लॉगरिदम ऑफ दिस टर्म ए को हमने ई से सब्सटीट्यूट किया है। अब लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, मतलब ई का कौन सा पावर ई के बराबर होता है, तो ई का फर्स्ट पावर ही ई के बराबर है, ई टू द पावर 1 इज इक्वल टू ई। सो यहां पर ये 1 हो जाएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। सो ई टू द पावर एक्स एक ऐसा नंबर है, लॉगरिदम के क्लास में हमने देखा था 2 वीडियोस पहले, लॉगरिदम के क्लास में हमने देखा था कि e एक ऐसा इंटरेस्टिंग नंबर है कि अगर हम e टू द पावर x को ग्राफ में प्लॉट करें तो फिर उसका रेट ऑफ चेंज, किसी भी जगह पे रेट ऑफ चेंज उस जगह पे उस ग्राफ के वैल्यू के बराबर होता है, जो कि हमें नेचुरल ग्रोथ में दिखता है। वेल सो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि हमने देखा e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, उसी तरह से अगर हम नेचुरल लॉगरिदम ऑफ x, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें 1/x मिलता है इसके डेरिवेटिव। अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इन्हें आप याद कर लें, इनका एप्लीकेशन ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, आगे जब समय होगा जिस सिचुएशन में ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हम इसे अप्लाई करेंगे। जैसे कि साइन ऑफ x, यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन ऑफ x, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो फिर हमें कोसाइन ऑफ x मिलता है। कोसाइन ऑफ x को डिफरेंशिएट करें तो नेगेटिव साइन ऑफ x मिलता है। तो साइन को डिफरेंशिएट करने से कोसाइन, कोसाइन को डिफरेंशिएट करने से साइन, और साथ ही साथ एक नेगेटिव वैल्यू। टेंजेंट ऑफ x, इसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकांड स्क्वायर्ड x हमें मिलता है। कॉट x या कोटेंजेंट ऑफ x, इसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो नेगेटिव कोसेकांड स्क्वायर्ड x हमें मिलता है। तो यहां पर देखें, टेंजेंट के लिए सेकांड स्क्वायर्ड और कोटेंजेंट के लिए कोसेकांड स्क्वायर्ड, और सेकांड
या सेकांट एक्स, इसे जब हम सेकांट ऑफ एक्स इसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है सेकांट ऑफ एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स। उसी तरह से कोसेकांट ऑफ एक्स इसे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है कोसेकांट ऑफ एक्स इंटू को टेंजेंट ऑफ एक्स, और साथ ही साथ एक नेगेटिव साइन। तो आप इन दोनों को क्लब कर सकते हैं एक साथ, इसे इसके साथ क्लब कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बराबर सा है, और आप इन दोनों को क्लब कर सकते हैं एक साथ, एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, और फिर थोड़ा आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन मिलेगा आपको, यहाँ पर हर एक पेयर में हर एक पेयर के एक एक टर्म में आपको नेगेटिव साइन मिलेगा और दूसरे में नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो ये याद रखने के लिए था, आप इस तरह से इसे क्लब कर सकते हैं। तो एक साइन फंक्शन के डेरिवेटिव से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल मोशन में है, कुछ इस तरह से ये मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये ऊपर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, रुक रहा है, फिर ऊपर चढ़ रहा है। अगर स्प्रिंग में आप कुछ बांध दें, एक ऑब्जेक्ट बांध दें और उसे खींच के छोड़ दें, तो फिर वो जो ऑसिलेशन हो रहा है, दिस ऑसिलेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो वही उसी तरह का मोशन यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है कि S इज इक्वल टू साइन ऑफ t। सिचुएशन ऐसा होगा कि ये बॉडी जो है ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ तक चढ़ा और फिर ऊपर चढ़ के फिर नीचे आ रहा है, यहाँ से ये क्रॉस कर रहा है, ऐसे चल रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, फिर यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। और इसे अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें समय के साथ ये डिस्प्लेसमेंट जो है, जो कि ऊपर की तरफ हो रहा है फिर नीचे की तरफ हो रहा है, इसे अगर हम प्लॉट करें तो यहाँ से ये तेजी से चढ़ रहा है, फिर ये धीरे हो रहा है। सो टाइम के साथ अगर इसे प्लॉट करिए, तेजी से चढ़ रहा है, फिर ये धीरे हो रहा है, फिर ये उतर रहा है। सो ऐसे में हमें जो ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर हमें साइन फंक्शन मिलेगा, यहाँ पर साइन ऑफ टी का ग्राफ इस तरह से मिलेगा। सो ऐसे मोशन में हमसे कहा गया कि वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू पाई ओवर 2। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर पाई ओवर 2 इस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ये पाई को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, और ये आगे जहाँ पर मीट कर रहा है ये 2 पाई यानी कि 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो मूव कर रहा है, मूव करके इस पीक पॉइंट में पहुंचा है, इस जगह पे पहुंचा। सो डिग्री इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो वो 90 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि एक ऑसिलेशन 360 डिग्री के बराबर होता है। डिटेल्स में हम लोग ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये पाई ओवर 2 है, इसका वैल्यू, क्योंकि आप साइन ऑफ पाई ओवर 2 दैट मीन 90 डिग्री, मैं यहाँ ये भी लिख दूँ कि दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई ओवर 2 इज 90 डिग्री, रेडियन इक्विवेलेंट पाई ओवर 2 होता है 90 डिग्री का, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। वेल, सो हमें इसका वेलोसिटी पता करना होगा। हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds dt एंड s इज गिवन बाय साइन ऑफ t, s इज गिवन बाय साइन ऑफ t, और साइन ऑफ t को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा कोसाइन ऑफ t, हमें मिल गया कोसाइन ऑफ t। मतलब वेलोसिटी इस पार्टिकल का दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कोसाइन ऑफ t। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि टाइम इज इक्वल टू पाई ओवर 2, पाई इज इक्वल टू, अगर आप न्यूमेरिक सेंस में देखें तो पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड सो ऑन, और अगर आप इस सेंस में देखें डिग्री इक्विवेलेंस के सेंस में देखें, सो दैट विल बी इक्वल टू पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड पाई ओवर 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप देखें एट क्वेश्चन के हिसाब से एट t इज इक्वल टू पाई ओवर 2, मतलब इस पोजीशन में पार्टिकल ऊपर चढ़ा और यहाँ से उतरना शुरू किया, ठीक इस पीक पोजीशन में, टॉप पोजीशन में, इस वाले पोजीशन में जो ग्राफ में यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है और इस फिगर में यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, उस समय वेलोसिटी इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ t एंड t इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो पाई बाई 2 हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं डिग्री इक्विवेलेंस लिख देता हूँ यहाँ पर 90 डिग्री, पाई ओवर 2 इज 90 डिग्री। हमें पता है कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0।
सो वेलोसिटी यहां पर जीरो होगा। आप एक बार देख ले, सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी ऊपर चढ़ रहा यहां से उतरेगा, ठीक उतरने से पहले ये रुका ना, क्योंकि ऊपर की तरफ मोशन था, फिर उसे मोशन नीचे की तरफ होना है, तो उस पीक पॉइंट में क्या होगा, पीक पॉइंट में उसका वेलोसिटी जो है जीरो होगा। तेजी से चढ़ रहा, फिर धीरे हुआ, रुका, फिर उतरा। सो इस पीक पॉइंट में, टॉप पॉइंट में, एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो इस तरह से हम इसे अगर डिफरेंशिएट भी करें तो भी हम इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। इस तरह से उस जगह पे पीक पॉइंट में, टॉप पॉइंट में उसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो ये तो हमने कुछ बेसिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है वो हमने देखा, किस तरह से हम उसे अप्लाई करते हैं वो हमने देखा। लेकिन हमेशा किसी पार्टिकल का मोशन या फिर कोई भी फंक्शन बिल्कुल बेसिक फंक्शन ही होगा इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो। हमेशा अगर हमें फंक्शन मिलेगा तो हमेशा साइन ऑफ टी ही मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, या फिर कोसाइन ऑफ टी ही मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि गिवन हो एक्स स्क्वायर्ड, या टी के सेंस में कहते हैं चलिए टी स्क्वायर्ड इंटू साइन ऑफ टी, ऐसा भी तो हो सकता है। सो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस अगर रहे, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाइड हो, या फिर कहा जाए साइन ऑफ टी प्लस कोसाइन ऑफ टी, ऐसा भी कोई फंक्शन हो सकता है जहां पर दो फंक्शंस एडेड है। तो इसके लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक से रूल हमें पता होना होगा। सो यहां पर कुछ रूल्स जो है ये हम यहां पर देख रहे हैं, जैसे कि दो फंक्शंस अगर जुड़ा हुआ रहे तो फिर हम इस तरह ये वाला रूल फॉलो करते हैं। दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हो तो ऐसा दो फंक्शंस का कोशिएंट अगर यहाँ पर रहे, रेशियो अगर रहे, तो इस वाले फार्मूला को हम यूज करते हैं। और ये दो कुछ और तरह के फार्मूला हैं जिन्हें हम लोग अगले वीडियो में जाके जिसे सॉल्व करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर हम देखेंगे कि इन फार्मूलाज को, इन रूल्स को हम किस तरह से यूज करते हैं। उसके साथ एसोसिएटेड कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। और ये जो पूरा सीरीज है, इस पूरे सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको स्क्रीन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।